Hi guys, welcome back to our channel Centrishala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 21A Pass for Sure videos. 21A PMS का जो एग्ज़ाम है, आज से हम उसकी वीडियोस, उसका करिकुलम कवर कर रहे हैं. PMS के एग्ज़ाम के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने आपको बताए थे, तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो भी देख ली होगी और आपको वो भी अच्छी लगी होगी. और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, आप प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हैं. और उसके बाद फिर आज से जो हम करिकुलम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप फिर वो चैप्टर 1 से वीडियोस देख सकते हैं हमारी. सो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक हम सारी वीडियोस कवर करेंगे. टुडे वी आर कवरिंग NISM सीरीज 21 PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम चैप्टर 1 विच इज़ इन्वेस्टमेंट्स. मैं आपको ये बता देता हूँ कि देयर आर 12 चैप्टर्स इन द PMS करिकुलम. टोटल 12 चैप्टर हैं और फर्स्ट टू 6 चैप्टर्स, जो पहले 6 चैप्टर हैं, वो बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स है, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, फिक्स्ड इनकम, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स. ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं फर्स्ट 6 चैप्टर के. एक्चुअल में व्हाट इज़ PMS, इवन PMS की जो डेफिनेशन है वो भी स्टार्ट हो रही है 7th चैप्टर से. सो 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये 6 चैप्टर बहुत ही मेन होने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट 6 चैप्टर्स तो हम कहीं ना कहीं, इफ़ यू आर इन दी फाइनेंशियल प्रोफेशन, इफ़ यू आर अ बैंकर, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, म्यूचुअल फंड्स, और इवन अगर आप एक MBA स्टूडेंट भी हैं, फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भी आपने कहीं ना कहीं इन चीज़ों की आपको बहुत नॉलेज होगी. बट एग्जैक्टली व्हाट इज़ PMS और क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स क्या हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, व्हाट इज़ IPS, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो स्टेटमेंट बनती है वो कैसे बनती है, तो ये सारा आपका चैप्टर 7 से 12 का पार्ट है. और जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी PMS से रिलेटेड इन्हीं चैप्टर्स में आएगी. फर्स्ट 6 चैप्टर्स बहुत बेसिक हैं. मेन जो चैप्टर्स हैं हमारे 7 to 12 हैं, और जो मेन वेटेज है, अराउंड 60% ऑफ द वेटेज उन्हीं 6 चैप्टर्स की है. तो 100 में से लगभग 60 to 65% क्वेश्चंस लास्ट के 6 चैप्टर्स से आते हैं. फर्स्ट 6 चैप्टर्स से रेस्ट 30% आता है, तो लगभग 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आ जाते हैं. और आफ्टर वॉचिंग ऑल द NISM PMS वीडियोस, आई विल मेक श्योर कि आप सिर्फ ये वीडियोस देख के ही पास हो जाए, क्योंकि हम इसमें बहुत ही मेन सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे टच करते हुए आपको बताऊंगा. बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम ये करिकुलम कवर करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर 1 इज इन्वेस्टमेंट्स. चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स जो चैप्टर है उसमें हम आज क्या क्या कवर करेंगे, या उस चैप्टर का करिकुलम क्या है. सो आफ्टर स्टडीइंग द चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, difference between savings and investments, difference between investment and speculation, objective of investments, components of required rate of return, relationship between risk and return, types of risks and types of investment opportunities. So investment से related जो भी concepts हैं आज, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. So let's get started. सबसे पहले आ जाता है what is investments. People earn money and spend money, और वो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं. सबसे पहला जो स्टार्टिंग का फेज़ है, जहाँ पर उनकी इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम हैं, और सब लास्ट में फिर एक स्टेज ऑफ लाइफ आ जाता है जहाँ पर आपकी इनकम ज़ीरो हो जाती है, और जो आपने जब आप कमा रहे थे उस दौरान जो भी आपने सेविंग्स की हैं या इन्वेस्टमेंट की है, आफ्टर रिटायरमेंट फिर अपना बाकी जीवन आप उस पर बिताते हैं. सो ये डिफरेंट फेजेस हैं हमारी लाइफ साइकिल के. सो ड्यूरिंग सम फेजेस वी अर्न मोर मनी देन वी स्पेंड, एंड ड्यूरिंग सम फेजेस we spend more and earn less, and sometimes we have to borrow as well, like we have to take loan as well, and sometimes we end up having surplus money. अब बात करते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर फ्यू फेजेस ऑफ लाइफ जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं. अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं हमारी सेविंग्स को यूटिलाइज करने के लिए. पहला ऑप्शन, या तो हम उसको अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं एज ए कैश, हम उसको अपने साथ रख सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन, हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं. जब हम हमारी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस पर कुछ रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. तो जब हमें कुछ रिटर्न्स आता है तो हमें उन प्रॉफिट्स को हम आगे यूज़ कर सकते हैं. तो जब हम एक इन्वेस्टमेंट को सेविंग बैंक अकाउंट में ना रख के उस सेविंग को इन्वेस्ट कर देते हैं, सो आफ्टर मे बी 5 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स हमें उस पर कुछ रिटर्न आता है. तो आप देखेंगे कुछ जो पैसा, जो कॉर्पस हमें कैश में या लिक्विड में रख के मिलता है, बैंक अकाउंट में रख के मिलता,
और जो हमने इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद व्हाट वी आर गेटिंग, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। इसीलिए बोला जाता है कि सेविंग अकाउंट्स से बेटर है या लिक्विड से बेटर है आप अपनी जो सेविंग्स हैं उसको इन्वेस्ट कीजिए। और देखा जा रहा है इन लास्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो इंडियंस आर इन्वेस्टिंग नाउ। ट्रेडिशनली वी वर इन्वेस्टिंग इन एफडीज और अपने बैंक में हम पैसा रखना पसंद कर रहे थे, लेकिन आज लोग बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्ट कर रहे हैं पीएमएसएस में, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में। सो आज जो टाइम चेंज हो गया है, और ये इसीलिए चेंज हो गया है जैसा कि मैंने आपको बताया, रादर कीपिंग द मनी इन योर बैंक अकाउंट यू कैन इन्वेस्ट इन वेरियस एसेट क्लासेस और फुलफिल योर फाइनेंशियल ड्रीम्स। अब जब एसेट्स की बात करते हैं सो दे कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स। फर्स्ट इज फाइनेंशियल एसेट्स एंड सेकंड इज फिजिकल एसेट। जब हम फाइनेंशियल एसेट की बात करते हैं तो हमारा स्टॉक्स इज आर फाइनेंशियल एसेट। स्टॉक्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। सो जो भी ये मॉनेटरी टर्म्स वाले हैं इनको हम फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। और फिजिकल एसेट्स में आ जाते हैं सच एज गोल्ड, अदर प्रीशियस एसेट्स, और हमारा सिल्वर आ जाता है, हमारे बेस मेटल्स इसमें आ जाते हैं, जिंक, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम। सो ये सारा आपका फिजिकल एसेट है। एंड रियल एस्टेट ऑल्सो। फाइनेंशियल एसेट्स में हमारे पास देखा गया है कि एक एडवांटेज है, वहाँ पर ग्रेटर लिक्विडिटी है, कन्वीनियंट है, ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, वहाँ पर काफ़ी अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो फाइनेंशियल एसेट्स हैं आज उसमें पैसा लगाना बहुत ही ईजी हो गया है। इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, म्यूचुअल फंड्स। अगर एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे हम इन्वेस्टर बोलेंगे। और एक बंदा या एक इन्वेस्टर जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है एक्चुअली, और जिसका फॉर एन एग्जांपल जिसने सिर्फ 1 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में डाले हैं और उसने उसके अगेंस्ट लिमिट ले ली है 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स, मतलब 1 लाख रुपए डाल के वो 5 लाख की मार्जिन ट्रेडिंग कर रहा है, तो आप खुद सोचिए जो उसका लॉस होगा वो कितना ज़्यादा होगा। एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, स्पेकुलेशन का ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1 लाख रुपए आज आपने डीमैट अकाउंट ओपन कराया और आपने उसमें 1 लाख रुपए डाले। 1 लाख रुपए डाल के मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स जितने भी हैं वो आपको एक लिमिट दे देते हैं उसके अगेंस्ट। लिमिट मतलब मार्जिन, या आप उसको लोन बोल लीजिए। उस लोन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। आपने 1 लाख रुपए डाले और अगर आपको 5 लाख की लिमिट मिल गई, यानी कि आपने 5 लाख रुपए के शेयर्स ले लिए, और अगर वो शेयर आपने इंट्राडे के लिए जनरली ये सारी मार्जिन ट्रेडिंग होती है, और अगर आपने 1 लाख रुपए के डाल के 5 लाख के शेयर लिए हैं और वो स्टॉक 10% नीचे आ गया इंट्राडे में, तो आपका कितना लॉस हुआ? कैन यू कैलकुलेट? आई विल गिव यू 2 seconds टू कैलकुलेट इट। सो एग्जैक्टली जो लॉस होगा आपका वो 5 लाख की वैल्यू पे होगा। 5 लाख का 10% इज 50,000, तो 50,000 आपका साफ हो जाएगा। लेकिन आपने इन्वेस्ट तो 1 ही लाख किया था, तो अल्टीमेटली एक ही दिन में आपका 50% कैपिटल साफ हो गया है। लेकिन अगर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होगा, उसके पोर्टफोलियो में फॉर एन एग्जांपल एक दिन में अगर कोई बड़ी गिरावट भी आती है, अगर 10% भी गिरावट हो गई, सो जो एक इन्वेस्टर है उसको हार्डली 10% ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख में से 10% गए विच इज़ अगेन 90%, और हो सकता है 1-2 दिन में फिर वो रिकवर हो जाए। बट वहाँ पे इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है कि रिकवरी के चांसेस भी बहुत कम है। सो इसीलिए इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए और स्पेकुलेशन हमारा बिल्कुल अलग है। स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट से अलग है, दे आर बोथ आर डिफरेंट थिंग। हमें स्पेकुलेट नहीं करना है, अपने पैसे को हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इक्विटी में डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आप बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाइए। आप कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देखते हुए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कंपनी की अर्निंग्स पे, बैलेंस शीट्स, बहुत से तरीके हैं अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी उठानी है। सो बहुत से तरीके से आप डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, मार्जिन पोजीशंस अवॉइड कीजिए, उसमें लिवरेज्ड पोजीशन अवॉइड कीजिए, फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। आप बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। हाई क्वालिटी के स्टॉक्स लीजिए, फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के आप स्टॉक ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। और डाउन द लाइन अगर कोई बीच में गिरावट आती भी है तो यू कैन एक्यूमुलेट मोर ऑल्सो, तो उससे आपकी एवरेज भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऑलवेज बी एन इन्वेस्टर, डोंट स्पेकुलेट। अब बात करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स की, कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता क्यों है। हर इन्वेस्टमेंट के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। क्या उसको कुछ फाइनेंशियल गोल्स को अपने पूरा करना है, क्या उसको अपना कुछ कैपिटल प्रिजर्व करना है, क्या उसको एक रेगुलर इनकम चाहिए इन्वेस्टर को। चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली
इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? कैपिटल प्रिजर्वेशन, मतलब एक इन्वेस्टर को सबसे पहले अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है। रिटर्न बेशक कम बने, रिटर्न बेशक बहुत कम बने, इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी ना कर पाए या इन्फ्लेशन से कम भी हो, लेकिन उसके कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, उसका कैपिटल उसको माइनस में नहीं दिखना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टर की यहाँ पर अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, ना कि कोई रिटर्न बनाना। एंड व्हेन द फंड्स आर रिक्वायर्ड एज अ शॉर्ट टर्म, देन इन्वेस्टर्स मे स्टेट दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज कैपिटल प्रिजर्वेशन। अब बात करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन की। कैपिटल एप्रिसिएशन उन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ चाहते हैं ओवर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, जो अपना पोर्टफोलियो ग्रोथ होते देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं एक सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न मुझे आए, या आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स हमें एक कॉर्पस मिले, हमें हमारे फाइनेंशियल जो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स है उनको पूरा करने के लिए कॉर्पस बन जाए। सो इस तरीके का जो इन्वेस्टर है वो कैपिटल एप्रिसिएशन चाहता है, जितना उसने इन्वेस्ट करा है वो उससे ज़्यादा रिटर्न कमाने की अपेक्षा रखता है। अब आते हैं करंट इनकम। करंट इनकम एज एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जनरली रिटायर्ड लोग चाहते हैं। रिटायर्ड लोगों का होता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इनकी कुछ इनकम कमाई जाए, जो उन्होंने जो कैपिटल है कहीं इन्वेस्टमेंट की है उससे उनको पर मंथ एक इनकम आ जाए, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आए या इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आए, ये रेंटल जो भी आए, बट उनको एक उससे इनकम आती रहे कॉन्टिन्यूअस। इस टाइप के इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो होगा इनकम कमाना, यानी कि करंट इनकम इज द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं रिस्क प्रीमियम की। देखिए, एक बंदा रिस्क फ्री एसेट में पैसा लगा के एक रिस्क कमा सकता है। फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड ले सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीसेक ले सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले सकता है जो 7% पे मिलती है, 7.5, जिसको हम रिस्क फ्री रेट भी बोलते हैं। लेकिन जब हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी एज एन एसेट क्लास में, तो हम वहाँ पे एक रिस्क ले रहे हैं, हमारी फ्यूचर जो पेमेंट्स हमें मिलेंगी उसका हमें भरोसा नहीं है। सो इस केस में जो ये रिस्क हमने लिया है इसको हम रिस्क प्रीमियम बोलेंगे। सो द एडिशनल कंपोनेंट ओवर द नॉमिनल रिस्क फ्री रेट इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। अगर एक इन्वेस्टर हाई रिस्क ले रहा है तो उसको एक हाई रिटर्न से कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए, या इन्वेस्टर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उसने रिस्क लिया है तो उसका रिस्क प्रीमियम भी हाई होना चाहिए। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क की। डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क में कुछ रिस्क आ जाते हैं, चलिए समझते हैं कि वो कौन कौन से रिस्क हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर। सबसे पहला आ जाता है बिजनेस रिस्क। जब हम बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फ्लोज caused by the nature of firm's business is defined as business risk। यानी कि जब जो कंपनी के जो कैश इनफ्लोज है, कंपनी को जो उनका जो कोर बिजनेस है उससे जो उनको अर्निंग्स आ रही हैं, अगर उसमें कोई हॉल्ट लगता है या वो अर्निंग्स नहीं आ पाती हैं किसी कारण से, या उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, सो दिस इज कॉल्ड द बिजनेस रिस्क। जो कंपनी उसका कोर बिजनेस है, उस कंपनी के कोर बिजनेस में कुछ घाटा हो जाना, उसे हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क की। फाइनेंशियल रिस्क मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग डेट एंड इक्विटी। किस तरीके से कंपनी अपने एसेट्स को फाइनेंस करती है। दो चीज़ें हैं, डेट के ज़रिए और इक्विटी के ज़रिए। डेट के ज़रिए जब कंपनी फाइनेंस करती है तो एक सीरीज ऑफ कैश फ्लोज कंपनी को देने पड़ते हैं, यानी कि फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ती है। इसीलिए वो एक अनसर्टेनिटी ला देती है स्टॉक होल्डर्स की इनकम में, और जिस वजह से इंक्रीज हो जाता है स्टॉक का रिस्क प्रीमियम। और जो ये फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग यूज करके जो हमें अनसर्टेनिटी हुई है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। चलिए अब समझते हैं लिक्विडिटी रिस्क को। लिक्विडिटी मीन्स हाउ इजीली यू कैन कन्वर्ट योर इन्वेस्टमेंट्स इनटू कैश। कितने आसानी से जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं आप उसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड्स, दे आर हाईली लिक्विड। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स T+2 में आपको रिडेम्पशन मिलती है, और डेट म्यूचुअल फंड्स T+1 में हमें रिडेम्पशन मिल जाती है, तो दे आर हाईली लिक्विड। व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट्स और प्रॉपर्टी, वहाँ पर हो सकता है सेल करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए। शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट भी अगेन बहुत लिक्विड है, डेट मार्केट भी अगेन बहुत लिक्विड है। सो जब भी हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, सो एक ही ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है, वो है कैश। कितने आसानी से हम उस इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर किसी कारण से हम उस इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर देयर इज अ लिक्विडिटी रिस्क। अब बात करते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क की। जब एक फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको इंडियन रुपीज़ में उनकी इन्वेस्टमेंट मिलती है।
और जब इंडियन रुपी अप्रिशिएट कर जाता है तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हो सकता है जब उन्होंने रिडेम्पशन किया है, पैसा निकाला है और इंडियन रुपी अप्रिशिएट किया गया तो एक्चुअल उनको उतनी वैल्यू ना मिल पाए, या और उनको ज़्यादा भी मिल सकती है अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर गया है। सो ये रिस्क रहता है एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क आ जाता है जब भी कोई मेजर पॉलिटिकल इवेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री में। कोई भी इकोनॉमी, जैसे 2014 में वो एनडीए गवर्नमेंट आई और मार्केट्स को बहुत ही अच्छा लगा और मार्केट चेयर अप कर गई और बहुत ही अच्छा इंडेक्स ने रिटर्न दिया। 8,000 की निफ्टी वो टचिंग 12,000 लेवल्स, और इसके अलावा मिड कैप्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो जब कोई पॉलिटिकल इवेंट अगर मार्केट्स चाह रही हैं कि वैसा हो जाता है तो मार्केट चीयर करती है, और अगर मार्केट को ऐसा लग रहा है कि इवेंट नहीं होना चाहिए और अगर वो हो जाता है तो फिर मार्केट वहाँ से वोलेटाइल भी हो सकती है और गिर भी सकती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न की। चलिए एक ग्राफ के जरिए समझते हैं कि रिस्क और रिटर्न का क्या रिलेशनशिप है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, ये सब एग्जैक्टली क्या है। चलिए मैं इस टेबल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने ये टेबल है, रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रेट ऑफ रिटर्न। अब लेफ्ट साइड में आपका रिटर्न है और राइट साइड में आपका रिस्क है। अब देखिए जब जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ता जा रहा है। सो कहते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क और लोअर द रिटर्न। जब आप एक रिस्क फ्री एसेट में पैसा लगाते हैं तो आप 6-7% जो भी है वो कमाते हैं, लेकिन जब आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट या जो इक्विटीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं जब उसकी तरफ आप जाते हैं तो आपको एक रिस्क प्रीमियम चाहिए होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जितना आप रिस्क लेते जाएंगे उतना आपका रिस्क रिटर्न बढ़ने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ऊपर आती जाएंगी। सो कहने का मतलब है आप बिना रिस्क लेके रिस्क फ्री रिटर्न कमा सकते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेके आप डेट फंड्स में अगर जाते हैं तो वहाँ पे मे बी यू कैन गेट डबल डिजिट रिटर्न। बट अगर आपको ज़्यादा रिस्क थोड़ा ले सकते हैं, इक्विटी एज एन एसेट क्लास में जब आप जाते हैं तो रिस्क है वहाँ पर आपका कैपिटल नीचे भी आ सकता है, लेकिन आपको रिटर्न भी उतना मिल सकता है। और अगर आप उससे भी ऊपर जब आप जाते हैं, व्हेन आप डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं, लेवरेज्ड पोजीशन जाते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपका पूरा कैपिटल ही एट लॉस पे है, लेकिन बहुत जल्दी आपका पैसा बनने के भी चांसेस ज़्यादा है। तो सिंपल सी थ्योरी है, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपका रिटर्न बनेगा, लेकिन ज़्यादा रिस्क के साथ दिक्कत यही है कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल भी वाइप अप हो सकता है। रिस्क और रिटर्न का तो हमने रिलेशनशिप समझ लिया। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले इक्विटी आ जाता है, इक्विटी एज एन एसेट क्लास। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में समझते हैं। इक्विटी रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन दैट कंपनी। अगर आप बहुत बड़ा एक इक्विटी में परसेंटेज होल्ड करते हैं किसी भी कंपनी में तो आपको बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर समझा जाएगा, और आपको राइट्स होगा कंपनी की जनरल मीटिंग्स में भी बुलाने का, और आपको बहुत ही क्लोजली आपके साथ काम किया जाएगा। इवन आप जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके साथ मिलके भी आप काम कर सकते हैं। बट इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज़ वेरी रिस्की व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। जब हम पूरा पैसा दे देते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि जब आप इक्विटी खरीदते हैं सो इक्विटी कैन गो डाउन ऑल्सो एंड कैन गो अप ऑल्सो। जनरली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम 10 साल 15 साल 20 साल के लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें प्रॉफिट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ना कि हम 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं हम कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा करेगी और इनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उनके स्टॉक प्राइस में उनका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, और जब स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो जो हमने स्टॉक लिया है तो हम उसको बेचेंगे, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हम कमाने की कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न आएंगे। और लॉन्ग टर्म में देखा गया आज से 20 साल पहले, आज जो जितनी भी इंडिया की बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे SBI, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, और आप आज जो ये स्टॉक प्राइस है और 20 साल पहले जो इन कंपनीज़ का स्टॉक प्राइस था जब ये आई थी मार्केट में, तब देख लीजिए, दोनों के कंपैरिजन करके देखिए, एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स तक का इन्होंने रिटर्न बना के दिया होगा। सो इक्विटी एज एन एसेट क्लास की जब हम बात करते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है, वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म प्ले नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। और आपके जो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स हैं, इक्विटी में आप
पैसा लगा के वो पूरा कर सकते हैं। आप इक्विटी को एज ए डाइवर्सिफिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की, देयर रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? जब हम एक पैसा लगाते हैं किसी भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में, तो हमें एक फिक्स्ड कैश फ्लोज आते हैं, फिक्स्ड कूपन आता है, जहाँ पर हमें ये पता होता है कि हमारी की गई इन्वेस्टमेंट्स और हमारे जो फ्यूचर कैश फ्लोज आएंगे वो कितने आएंगे, हमें जो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर वो कितना है, जो हमारी यील्ड टू मैच्योरिटी है वो कितनी है। तो जब हम एक डेट में पैसा लगाते हैं तो वो डिपेंड करता है क्रेडिट क्वालिटी पे ऑल्सो। जो इनकम, जो एक हमें जो कैश फ्लोज मिल रहे हैं, जो कैपिटल और प्रिंसिपल पेमेंट्स जो हमें वापस आ रही हैं, वो डिपेंड करता है जिसने पैसा लिया है उसकी क्रेडिट क्वालिटी पे। इसमें एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, जिसने हमें डिफ़ाइन किया है, उन्होंने कुछ स्लैब्स बनाए हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट क्वालिटी क्या है। तो उसमें सबसे पहले AAA आ जाता है। AAA इज़ कंसीडर्ड टू बी द सेफेस्ट, मतलब वहाँ पर चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ very less when it comes to giving interest and principal payments back. So AAA considered highly safe instrument माना जाता है when it comes to fixed income, जहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी आ जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स आ जाते हैं, और कुछ बड़ी कंपनीज की डेट को भी AAA माना जाता है। उसके बाद हम जैसे नीचे आते जाते हैं और D तक जब हम पहुँच जाते हैं, सो D इज़ द डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। एक टेबल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ, चलिए समझते हैं। देखिए, इस टेबल के जरिए हम समझते हैं क्रिसिल का AAA यानी कि हाईएस्ट सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस रेटिंग आर कंसीडर्ड टू हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी व्हेन इट कम्स टू सर्विंग द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो इनका सबसे लो क्रेडिट रिस्क है AAA का। उसके बाद आप क्रिसिल AA में हाई सेफ्टी आ जाएगा, फिर क्रिसिल इज एडिक्वेट सेफ्टी। स्टिल द इंस्ट्रूमेंट्स कैरी लोअर क्रेडिट रिस्क, थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क यहाँ पे आ जाता है। एक ही बात करते हैं, क्रिसिल ट्रिपल भी आ जाएगा, इसमें मॉडरेट सेफ्टी रहेगी। क्रिसिल का डबल बी अगेन। नाउ अब रिस्क की कैटेगरी आना शुरू हो जाएगा। सो डबल बी के नीचे मॉडरेट रिस्क है, बहुत ही हल्का रिस्क है। क्रिसिल बी में हाई रिस्क, क्रिसिल सी इज वेरी हाई रिस्क एंड क्रिसिल डी इज डिफॉल्ट। सो ये सारा कैटेगरी क्रिसिल ने बनाया है। एक बॉन्ड या एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की जनरली कैटेगरी, इसी कैटेगरी में वो रखा जाता है। और जैसे जैसे हम डी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि लोअर क्रेडिट क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं, वैसे 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 हाई यील्ड हमें मिलती है और उसको जंक बॉन्ड कहा जाता है। हाई यील्ड्स वहाँ पर मिलती है, हाई यील्डिंग डेट उसको बोला जाता है, क्योंकि एक कंपनी जो AAA की है और जो हमें फॉर एग्जांपल 10% दे रही है, तो एक जो कंपनी है जिसकी क्रेडिट रेटिंग कम है उसको 10% से ज़्यादा ही देना पड़ेगा। उसको फॉर एग्जांपल 12, 13, 14, 15, इवन 16% तक ऑफर करना पड़ेगा डेट फाइनेंसिंग के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, वो भी 10% ही देंगे, तो इन्वेस्टर्स उनके बॉन्ड में इन्वेस्ट ना करके एक AAA वाली कंपनी का बॉन्ड ही लेंगे, क्योंकि वो AAA है, वहाँ पे हाईएस्ट सेफ्टी और इंटरेस्ट भी सेम ही मिल रहा है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को लाने के लिए या अपने बॉन्ड्स जो अपनी डेट फाइनेंसिंग करने के लिए एक लोअर रेटेड कंपनी को जो जंक की तरफ है, उसको आपको हायर यील्ड देनी ही पड़ेगी। अब डेट मार्केट में बात करते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट की। मनी मार्केट की मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर हो सकती है, जिसमें आपके ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, कमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं। जब एक कमर्शियल डिपॉजिट्स है, कमर्शियल पेपर्स 1 साल तक की मैच्योरिटी है, उससे कम की मैच्योरिटी के होते हैं, तो उनको हम मनी मार्केट में रखते हैं। कमर्शियल ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय बैंक्स एंड कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स। एंड कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस फॉर लॉन्ग टर्म फंड मोबिलाइजेशन। जब हम लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करते हैं तो हम कैपिटल मार्केट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर बॉन्ड्स ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ट्रेड करते हैं, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जब एक डेट सिक्योरिटी की मैच्योरिटी को इतना टाइम होता है, तब हम उसको कैपिटल मार्केट लाते हैं और उसको कैपिटल मार्केट में वो ट्रेड भी होता है वहाँ पर। सो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट्स। Since the investment horizon in capital market is more than 1 year, तो जो कैश फ्लोज हैं वो भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए एक इन्वेस्टर जो ये रिस्क ले रहा है उसको हम टर्म प्रीमियम बोलते हैं। अब बात करते हैं कमोडिटीज़ की। देखिए, कमोडिटीज़ बहुत कई तरीके की कमोडिटीज़ होती हैं। सबसे पहले उसमें आ जाते हैं प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स में हमारे गोल्ड और सिल्वर आ जाते हैं। आप फिजिकल गोल्ड भी अपने घर रख सकते हैं
और अगर आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लें या इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, गोल्ड को अपनी डीमैट में भी ले सकते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे गोल्ड और सिल्वर दोनों ट्रेड होते हैं, बट ये थोड़े लिवरेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सो इनमें ट्रेडिंग करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप इसमें स्मॉल क्वांटिटी में भी गोल्ड ले सकते हैं। 1 ग्राम का गोल्ड भी आप MCX पे खरीद सकते हैं। और बेस मेटल्स आ जाते हैं उसके बाद, जिंक, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, इवन क्रूड ऑयल ऑल्सो, आप इसमें भी पैसा लगा सकते हैं और अपना रिटर्न बना सकते हैं। और जब मैं बात करता हूँ आपको, अगर मैं ये बोलूँ कि एग्री कमोडिटीज़ भी एक्सचेंज पे लिस्ट है, NCDEX, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। यहाँ पर सॉफ्ट कमोडिटीज सच एज कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन ऑयल एंड शुगर, ये सब भी वहाँ पर लिस्ट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर प्रीशियस मेटल हैं, जो गोल्ड और सिल्वर, उनके प्राइसेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई पे। मतलब इंटरनेशनली जो गोल्ड का प्राइस है, जो वहाँ की डिमांड एंड सप्लाई है, जिस दिन डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है ज़्यादा हो, तो वो हो सकता है इंडिया में भी वो गोल्ड का प्राइस शूट अप कर जाएगा। और जब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर वो गोल्ड में सेलिंग करने आते हैं, तो हो सकता है गोल्ड का प्राइस उस दिन डाउन हो। सो गोल्ड की जितनी भी वोलेटिलिटी है, गोल्ड इज़ अ ट्रूली एन इंटरनेशनल एसेट क्लास। तो जब हम गोल्ड के प्राइसेस की डेरिवेशन की बात करते हैं, सो वो इंटरनेशनली होती है। रियल एस्टेट इज द लार्जेस्ट एसेट क्लास इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट में जाता है, चाहे वो रहने के लिए आपको घर खरीदना हो या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी हो। जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आज रियल एस्टेट में इंडियंस का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ी होती है, इसमें एक बहुत बड़ा चंक हमें चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करने के लिए। लेकिन देखा गया है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में रियल एस्टेट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी हमें दिए हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, और ये हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। जब एक इन द इकोनॉमिक एक्सपेंशन सिनेरियो या ग्रोथ सिनेरियो देखा जाता है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और अच्छा रिटर्न हमें देते हैं। सो डेफिनेटली एक ये इन्फ्लेशन एज है हमारे लिए, कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज़, ये उन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो बैंकरप्सी के बिल्कुल नज़दीक हैं, जो कंपनी बिल्कुल ही एक तरीके से बैंकरप्ट होने वाली है, इंसॉल्वेंट होने वाली है। इन कंपनीज के पास अब कुछ बचा नहीं है। ऐसी कंपनीज में जनरली हाई रिस्क और हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटी होती है। मे भी हो सकता है कि इनका स्टॉक एक्सचेंज पे इनका स्टॉक प्राइस बहुत ही कम मिल गया हो या 90-95% तक के डिस्काउंट पे मिल रहा हो, लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इसमें रिस्क है, उतना ज़्यादा रिटर्न का चांसेस भी बन सकता है जब कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट मिल जाएं या कंपनी की अर्निंग्स सुधर जाएं। लेकिन हाई रिस्क इज इन्वॉल्व्ड व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। These securities are also referred as fallen angels. अब बात करते हैं चैनल्स ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। वो कौन कौन से चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट। इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो बाय गोल्ड एंड सिल्वर डायरेक्टली फ्रॉम द डीलर्स ऑल्सो। सो गोल्ड में भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, डायरेक्ट आप फिजिकल फॉर्म में भी लग सकते हैं। जो भी डीलर्स हैं उनसे डायरेक्ट आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। एंड इन केस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, कुछ फी बेस्ड हमारे ब्रोकर्स हैं जो कुछ फीस चार्ज करते हैं, और आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी उस पर ले सकते हैं, जिनको हम ब्रोकर्स, डिपॉजिटर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। एज पर द सेबी रेगुलेशन एक्ट 2013, जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होगा एज अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, वो ही एक्ट कर सकता है एज एन एडवाइज़र। इसके अलावा और कोई भी एज एन एडवाइज़र एक्ट नहीं कर सकता और एडवाइजरी फीस चार्ज नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एज रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए इनको हायर करेगा, वो इनको एडवाइजरी फीस देगा। ये एक एडवाइजरी फीस चार्ज करेंगे उस इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देने के बदले। सो कहने का मतलब है, जब एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी होती है और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास आता है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास आता है, तो वो उसको कुछ फीस देता है और उसके बदले वो डिफरेंट एवेन्यूज़ जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है वो उस इन्वेस्टर को बताता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, और फिर वो
इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसमें सिर्फ एक फ़ी जो है इन्वेस्टर को अब उस RIA को देनी होती है। और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट थ्रू मैनेज्ड पोर्टफोलियोज़, जैसे म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, AIFs, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। चलिए समझते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं और किस तरीके से इनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि मैंने अपनी NISM की वीडियोस में भी सारा म्यूचुअल फंड्स करिकुलम कवर किया है। डीप में स्टडी म्यूचुअल फंड की आप करनी है तो आप म्यूचुअल फंड्स वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अगेन डेफिनेशन बता देता हूँ। बेसिकली इन इंडिया म्यूचुअल फंड्स आर एस्टेब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट which pools the savings of the people and then invest into any asset class, and that asset class may be an equity, commodity, currency, real estate, कोई भी हो सकता है according to the investment objective। जो सारे इन्वेस्टर्स का जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उन सबसे पैसा लेके फंड मैनेजर उस पैसे को अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द फंड उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है एक जगह, और जो वहाँ से रिटर्न आता है वो सबको पास बैक कर देता है। सो एक तरीके से म्यूचुअल फंड्स इस तरीके से काम करता है। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में हो सकता है आपके 40 to 50 स्टॉक्स हो। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर किस स्टॉक में कितना परसेंटेज जाएगा ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है, और आपका किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट उन सारे शेयर्स में डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो एक तरीके से आपको डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत मिलता है। तो एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल रही है, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है, आपको यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो रहा है। एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब लार्ज इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर मिलके आप फंड मैनेजमेंट फीस जब देते हो तो एक रिसर्च की आप फीस भी आप एक फंड मैनेजमेंट फीस भी आप पे कर सकते हो। तो एक इन्वेस्टर के लिए हो सकता है मुश्किल हो कि फंड मैनेजर हायर करे, बट व्हेन जब लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आ जाते हैं तो उनके लिए ईजी हो जाता है कि एक फंड मैनेजर हायर करें, जैसे कि वो म्यूचुअल फंड में होता है। अब बात करते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी एक तरीके का पूल्ड व्हीकल है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, लेकिन यहाँ पर मनी जो पूल की जा रही है वो एक लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स से नहीं की जा रही है, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 1 करोड़ रुपए है इसमें। एक जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं उनसे ही ये मनी पूल की जाती है, उनसे ही ये पैसा लिया जाता है और फिर एक एसेट क्लास में लगाया जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहते हैं और जो रिस्क को समझते हैं वो एक AIFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। AIFs एक लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं और जैसे कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं उनके अलावा कुछ ऑप्शन मार्केट में ढूंढ रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो जहां म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता वहां पर AIFs इन्वेस्ट करते हैं। AIFs 3 तरीके की कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तीनों कैटेगरी समझते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले आ जाती है कैटेगरी 1 AIFs। कैटेगरी 1 AIF में अकॉर्डिंग टू द NISM PMS बुक, कैटेगरी 1 AIF जहां पर स्टार्टअप और अर्ली स्टेज वेंचर और सोशल वेंचर या SMEs और इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के हैं वहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसमें हम AIFs में कैटेगरी 1 में रखा गया है। चलिए तीनों कैटेगरीज को मैं आपको एक टेबल के जरिए समझाता हूँ, ये टेबल के जरिए समझते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1, इसके फीचर्स, इट हैज़ अ क्लोज एंडेड लॉक इन पीरियड ऑफ टेनर ऑफ 3 to 5 ईयर्स। जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो हमारे 3 से 5 साल तक के लिए हो सकते हैं, और जहाँ पर फंड को लगता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है एंड दे माइट कंसीडर, वो कुछ इसमें इंसेंटिव्स भी हमें देते हैं। और जिन इन्वेस्टर्स को जो हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है जिन इन्वेस्टर्स की, वो इसमें पैसा लगाना पसंद करते हैं। चलिए समझते हैं किस तरीके के टाइप ऑफ फंड्स इसमें हो सकते हैं। वेंचर कैपिटल फंड्स हो सकते हैं, SMEs फंड हो सकते हैं, सोशल वेंचर फंड्स इसमें आ जाते हैं, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट के उसको भी फंडिंग के लिए AIFs से पैसा मिलता है। इंफ्रा, सोशल, नॉन बैंक क्रेडिट फॉर SMEs या स्पेशल इंसेंटिव्स भी इसमें प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, इनमें लिवरेज नहीं ली जाती है और इनकी टैक्सेशन होती है इन्वेस्टेड इन जो लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी की तरह। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 10% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 15%। बात करते हैं कैटेगरी 2 AIFs की, इस टेबल के जरिए समझते हैं। कैटेगरी 2 जो AIFs हैं जनरली वो इन्वेस्टमेंट करते हैं हाई यील्डिंग डेट में, मतलब जहाँ पे डेट में हाई यील्ड मिल रही है वहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट जाती है। कैटेगरी 2 कैन इन्वेस्ट ओनली इन द यूनिट ऑफ अदर AIFs और इन द अनलिस्टेड कंपनीज।
and minimum 20 crore corpus is required to operate an AIF. However, minimum investment cutoff is 1 करोड़. अब मैं आपको बता दूं ये हायर रिस्क है. यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग है वो AA और उससे बिलो हो जाती है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है. कोई सेक्टोरल एक्सपोजर नहीं है यहाँ पर, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लिस्टेड और अनलिस्टेड बहुत दोनों तरीके की इसमें फंड्स ले सकते हैं. सो लिस्टेड और अनलिस्टेड यहाँ पे दोनों तरीके के सिक्योरिटीज़ आ सकती हैं. टाइप ऑफ फंड्स में आप देखते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स आ जाते हैं, फिर यहाँ पर डेट फंड्स आ जाते हैं, फंड ऑफ फंड्स हैं, और अदर फंड्स लाइक रियल एस्टेट फंड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं. टैक्सेशन इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में जहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज अगेन 15%. एंड लिवरेज, अगेन यहाँ पर लिवरेज हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है एसेट एलोकेशन की. अब बात करते हैं कैटेगरी 3 ऐप्स. कैटेगरी 3 ऐप्स ही वो है जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है आज मार्केट में. चलिए समझते हैं कि कैटेगरी 3 ऐप्स होते कौन से हैं. कैन बी बोथ क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, दोनों तरीके के फंड्स हो सकते हैं. क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं और ओपन एंडेड भी हो सकते हैं. इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोवाइडिंग कुछ शॉर्ट टर्म रिटर्न यूनिट होल्डर्स को दिए जाए. और हेज फंड्स हैं, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो इन इक्विटी फंड्स होती है वो आ जाते हैं. कुछ लॉन्ग ओनली इक्विटी फंड्स होते हैं, कुछ लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड्स होते हैं. लॉन्ग इक्विटी फंड्स जनरली होते हैं जहाँ पर फंड मैनेजर बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं. बाय करके बेचते हैं और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक को सेल कर दिया जाता है, जो चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, और फिर उसमें रिटर्न कमाया जाता है. लॉन्ग शॉर्ट में फंड मैनेजर लॉन्ग पोर्टफोलियो बनाते हैं, और जब उनको लगता है कि मार्केट अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है तो वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो हेज करने के लिए वो डेरिवेटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं. और डेरिवेटिव्स में वो ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जिसके ज़रिए वो आपका पोर्टफोलियो हेज कर सकते हैं. तो जैसे कि निफ्टी अगर काफ़ी ऊपर आ गई है, मार्केट्स के ऊपर लेवल आ गए हैं, काफ़ी ऊपर है, और वो अगर चाहते हैं, फंड मैनेजर को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में करेक्शन आ सकती है, तो वो अपने जो रिटर्न आया है उसको बचाने के लिए वहाँ पर अपना पूरा पोर्टफोलियो या कुछ पोर्टफोलियो को डेरिवेटिव्स के ज़रिए हेज कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं. तो उससे क्या होगा, जब मार्केट नीचे गिरेगी तो जो आपका जो शॉर्ट वाला पोर्टफोलियो है, जो आपने डेरिवेटिव्स पोजीशन यूज़ करके जो अपने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, तो जब मार्केट नीचे आएगी जो आपको उस पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो जाएगा. सो अल्टीमेटली इन्वेस्टर का रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएगा. ये चीज़ें म्यूचुअल फंड में नहीं हो सकती, इसीलिए ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में होती हैं. इसीलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो रिस्क को समझते हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, वो ही ए ऐप्स में आते हैं. सो लॉन्ग ओनली इक्विटी फंड्स, शॉर्ट ओनली इक्विटी फंड्स. क्राइटेरिया, फंड्स विच आर लिक्विड, लिस्टेड इक्विटीज़ में पैसा जाता है, अनलिस्टेड में भी आ जाता है. फंड्स में इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव्स ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपको बताया, और लिवरेज भी हो सकती है. टैक्सेशन अगेन LTCG 10% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 15%. सो ये तो थे AIFs, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स. अब बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की, जिसकी हम वीडियोस बना रहे हैं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर दी SEBI रेगुलेशंस एक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. वो बॉडी रेगुलेट जो आपके पैसे लेके, मिनिमम 50 लाख इज द इन्वेस्टमेंट, वो पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं और आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं. सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 50 lakhs की है. और देयर आर 2 काइंड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज which are running in India. First is discretionary and the second is non-discretionary. When it comes to discretionary, तो fund manager decides what to buy and when to buy. Or when it comes to non-discretionary portfolios, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टर बताता है कि कब बाय करना है और कैसे बाय करना है. बट ज़्यादातर जो पैसा है वो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज में ही आता है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ये भी एक तरीके से बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो मिनिमम 50 लाख जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी एक फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है, और वो चाहता है कि यहाँ पर उसका बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उसको मिलेगा. और वो जो नॉर्मल जो बाकी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न यहाँ कमा पाएगा. तो फंड मैनेजर यहाँ थोड़ा और एक्टिवली आपके लिए काम कर रहा है. हो सकता है एक फंड में 20 से 25 स्टॉक ही ले और सारा कंसंट्रेशन फंड मैनेजर का उन स्टॉक्स पे ही हो. बहुत ही हाई रिसर्च करके एक पोर्टफोलियो मैनेजर आपको स्टॉक पिक करता है और उसके बाद अपने पोर्टफोलियोज को कंस्ट्रक्ट करता है. तो अगेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इज अगेन फॉर दी हाई सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, बट पूरा रेगुलेटेड मार्केट है. और आगे जब मैं आपको बताऊंगा, सारे ये चैप्टर्स कवर करेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है क्या. सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. चलिए अब इसके हम क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन 1,
If there is an uncertainty with respect to the future payment, the investor would require rate of return than the nominal rate of return. So जो additional component है उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क प्रीमियम या बोथ बी एंड सी. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या और हमें फ्यूचर पेमेंट की अनसर्टेनिटी होती है, सो जो नॉमिनल रिटर्न के ऊपर वो एक्सपेक्ट करते हैं वो रिस्क प्रीमियम समझी जाती है. तो आंसर इज सी, रिस्क प्रीमियम. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ अबव. जब हमने देखा है हम किसी की जब फ्यूचर वैल्यू एक इन्वेस्टमेंट की निकालते हैं तो उसके लिए हमें टाइम पीरियड भी चाहिए और रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए. यानी कि अगर आज के टाइम पे मैं 1 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकालूं तो उसके लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा कि कितने टाइम रुकना पड़ेगा या कब निकालनी है और कितने रिटर्न से निकालनी है, तभी वो मेरे को फ्यूचर वैल्यू मिलेगी. तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर थर्ड. Dash represents ownership in a company that entitles its holders to participate in its profits and the right to vote on the company's affairs. तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा. तो इसका आंसर इक्विटी शेयर्स है. तो ऑप्शंस थे इसके बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, इक्विटी शेयर्स है, ऑल ऑफ द अबव. तो इक्विटी में ही हमको एक ऑनरशिप मिलती है कंपनी में, बॉन्ड्स में हमें ऑनरशिप नहीं मिलती, रियल और कमर्शियल पेपर्स में भी हमें ऑनरशिप नहीं मिलती. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. Which of the following statements about speculation is false? Speculation के लिए इनमें से कौन सी statement false है? चलिए देखते हैं. A. It is investment without any significant analysis or thought. Speculation is based on some conjectures without evidence. Profit is the strongest motivation of speculation, and speculation always leads to higher returns. So बाकी तीन फर्स्ट ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट स्पेकुलेशन ऑलवेज लीड्स टू हायर रिटर्न्स ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है. ऐसा नहीं होता कि अगर आप स्पेकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा. सो द आंसर इज डी, स्पेकुलेशन ऑलवेज लीड्स टू हायर रिटर्न्स. लिक्विडिटी रेफर्स टू ए, पहली स्टेटमेंट दी गई है द ईज विच विद वन can convert an asset into cash. Second, the possibility of releasing almost the entire economic worth of an asset. So पहले ऑप्शन है कि किस तरीके से हमको हम उस एसेट क्लास को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, और सेकेंड ऑप्शन भी अगेन सेम बात ही बोल रहा है लेकिन दूसरे तरीके से बोल रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीजिंग ऑलमोस्ट द एंटायर इकोनॉमिक वर्थ ऑफ एन एसेट. तो जब हम किसी भी एक एसेट क्लास की पूरी इकोनॉमिक वर्थ जब हम रिलीज कर देते हैं, सो उस पॉसिबिलिटी को भी एक तरीके से लिक्विडिटी रिस्क में आ जाती है. तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी. सो गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर 1. थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और इसी तरीके से हम सारा करिकुलम पीएमएस का भी कवर करेंगे. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो एनआईएसएम का एग्ज़ाम है, और जितने पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो ही काफ़ी होंगे आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए. बट आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं. और जब हम पूरा करिकुलम कवर कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बहुत से क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा और केस स्टडीज़ भी कराऊंगा. सो इसी तरीके से आपका पूरा करिकुलम कवर हो जाएगा और अपना पीएमएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. और हमारी बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं. और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सेंट्रीशाला. और हमारी इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.